हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान प्रथम का मैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसको विस्तृत रूप से बता चुका हूँ, जानकारी दे चुका हूँ। उसके बाद वर्णनात्मक फर्स्ट जो खंड ब में आता है, अर्थात खंड ब का वर्णनात्मक प्रथम प्रश्न में भाग में 4 क्वेश्चन आते हैं। 4 क्वेश्चन में अ और ब करके अर्थात या अथवा करके 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिसकी शुरुआत हम आज कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। तो चूंकि जो बोर्ड ने प्रश्न पत्र या प्रश्नों का उत्तर 80 शब्द में लिखने के लिए कहा है, तो हमको टाइम इस प्रकार से मैनेज करना चाहिए कि कोई क्वेश्चन छूटे न। तो 80 शब्द में उत्तर देने के लिए मुख्य बात ही हमको लिखना चाहिए। घुमा फिरा करके कथा कहानी न लिखें, ऐसा लिखें कि 80 शब्द से नीचे ही रहे, कम ही रहे और हमारा उत्तर परफेक्ट हो। जैसे फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। तो आपको बताएं, फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 5 मई 1789 ईस्वी को शुरू हुई थी। इस समय फ्रांस की जो संसद है, जिसका नाम था ई स्टेट्स जर्नल, उसकी तत्काल मीटिंग बुलाई गई और पूरे बहुमत या सभी लोगों ने कहा कि अब राजा का जो शासन है उसको अंत करने के लिए हमें कुछ कदम उठाने चाहिए और क्रांति की बिगुल बज गई। लेकिन इसका मुख्य कारण आपको लिखना है। तो फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण आर्थिक था, तो हमको लिखना चाहिए मुख्य कारण आर्थिक। उसमें सॉरी, पहला जो कारण था वह था कि जो तत्कालीन शासक थे लुई 16वां, उससे पहले लुई 14वां, लुई 15वां जो वहां के शासक हुआ करते थे, सरकारी धन का बड़े पैमाने पे दुरुपयोग किया, अपव्यय किया, फिजूल खर्ची में उन्होंने सारा राजकोष ही जो है समाप्त कर दिया और देश दिवालियेपन की तरफ बढ़ चुका था। जनता त्राही त्राही कर रही थी। इस स्थिति में क्रांति के अलावा कोई दूसरा कारण या रीजन नहीं हो सकता था। तो मुख्य कारण आर्थिक था। उन आर्थिक कारणों को हमें लिखना होगा कि राजाओं द्वारा राजकोष का फिजूल खर्ची करना और देश को
की ओर ले जाना। दूसरा कारण था राजा द्वारा अर्थात लुई 16वां द्वारा लुई 16वां द्वारा नए कर टैक्स लगाना तथा कर भार में वृद्धि करना। इससे जनता और अधिक परेशान हो गई और खाने के लिए जब राजा से रोटी मांगने लगी तो राजा ने कहा कि रोटी क्यों चाहिए तुम्हें, रोटी नहीं मिल रहा है तो ब्रेड खाओ। इससे जनता और उग्र हो गई और क्रांति के लिए उग्र हो गई। अब इस परिस्थिति में स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती है। सभी सदस्य, सभी मेंबर एक राय होकर के और राजा जो तत्कालीन शासक थे लुई 16वां, उनको कहा जाता है कि या तो आप गद्दी छोड़ दीजिए या फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। और लास्ट में, क्रांति के लास्ट में लगभग 1794 में जो लुई 16वां का शासनकाल का अंतिम दिन था, शासन के अंतिम दिन लुई 16वां को पकड़ा जाता है और फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। फ्रांस में फांसी देने की जो व्यवस्था है उसे गिलेटिन कहा जाता है। इस प्रकार आप इतना अगर लिखते हैं, मुख्य कारण आर्थिक था। आर्थिक में दो कारण, राजाओं द्वारा राजकोष या धन का अपव्यय करना जिससे देश दिवालियेपन की ओर चला गया, और जो लुई 16वां था उसने और अधिक कर लगा दिया, कर में भी वृद्धि कर दिया गया। जनता पहले से परेशान थी और अधिक परेशान हो गई। इसको देखते हुए अब जनता के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं था और 5 मई 1789 को क्रांति की बिगुल बज गई। अब हम इसका अथवा अर्थात पहले क्वेश्चन का जो अथवा है वह पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे।
असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या था? तो आपको बता दें, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण का उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है कि 80 शब्द में इसका उत्तर आ जाए। आप जो टाइम समय मैनेज किए हैं उसी के अंदर आप ठीक से इसका उत्तर दे सकें। तो आपको बता दें, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण पहले उत्तर में लिखेंगे, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1 अगस्त 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसके जो मुख्य कारण थे उसमें पहला कारण था खिलाफत का मुद्दा। खिलाफत का मुद्दा। खिलाफत का मुद्दा क्या है? 1919 में टर्की के शासक ने इस्लाम धर्म में एक पद होता है खलीफा का। खलीफा के पद को टर्की के शासक ने समाप्त कर दिया। अतः विश्व के अधिकांश मुस्लिम देशों और भारत में रहने वाले मुसलमानों ने इसके खिलाफ में आंदोलन शुरू कर दिया, जिसमें हिंदुओं ने भी मुसलमान भाइयों का साथ दिया। तो असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था उसमें पहला था खिलाफत का मुद्दा। यह खिलाफत का मुद्दा रॉलेट एक्ट से भी जुड़ा था। दूसरा था पंजाब सरकार। पंजाब में सरकार द्वारा बर्बर कार्यवाहियों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना। चूंकि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन
पंजाब के जनरल डायर ने जालियांवाला बाग में गोली चलवाई थी और पहले से वहां मार्शल लॉ लागू था पंजाब में। इस बर्बर कार्रवाई में लगभग 1000 महिला और पुरुष किसान काल कौलित अर्थात मर गए, शहीद हो गए। इसके विरुद्ध महात्मा गांधी चाहते थे कि इस सरकार को बर्खास्त किया जाए, इसे दोषी करार दिया जाए। अतः इस सरकार के विरुद्ध न्याय प्राप्त करने के लिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तीसरा था स्वराज की प्राप्ति। स्वराज की प्राप्ति, इसका मतलब यह है कि भारत के जो पढ़े लिखे लोग थे, जो क्रांतिकारी थे, वह चाहते थे कि भारत में अंग्रेजों के रहते हुए ही हमें स्वराज मिल जाए, हम शासन करना प्रारंभ कर दें। और प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने यह महात्मा गांधी को आश्वासन भी दिया था कि आप हमारा सहयोग कीजिए और युद्ध के उपरांत मतलब युद्ध समाप्ति पे हम आपको स्वराज देंगे, आपका यहाँ पर शासन होगा। लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने धोखा दिया। इससे महात्मा गांधी क्षुब्ध हो गए। उनके विश्वास और तपस्या पे आंच आ गई और देश के अन्य क्रांतिकारियों ने स्वराज की बात उठाने लगे। क्योंकि ये स्वराज 1916 से ही प्रारंभ हो चुका था, इसकी मांग हो रही थी, लेकिन अंग्रेजों ने कहा नहीं, आप इस योग्य नहीं है कि आपको स्वराज दिया जा सके। चौथा है अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में किए गए वादे को पूरा न करना। यह चारों मुख्य कारण थे जिससे महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा खिलाफत का मुद्दा था। दूसरा, पंजाब में सरकार द्वारा बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना था। चूंकि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में जनरल डायर ने जालियांवाला बाग नामक स्थान पे निहत्थे जनता पे गोलियां चलवाई, जिसमें हजारों किसान मारे गए। तीसरा है स्वराज की प्राप्ति और चौथा है अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में किए गए वादे को पूरा न करना। यही चार, इसके अलावा अन्य कारण भी थे, लेकिन ये मुख्य कारण थे जिसके कारण असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। अब हम चल रहे हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है सत्ता के क्षैतिज वितरण का अर्थ बताइए तथा भारत के संदर्भ में उदाहरण प्रस्तुत कीजिए।
सत्ता के सत्ता के सत्ता के क्षैतिज पानी की वजह से क्षैतिज वितरण वितरण का अर्थ बताइए तथा भारत के संदर्भ में भारत के संदर्भ में उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो उत्तर इसका लिखना है आपको 80 शब्द में। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि यह मत देखिए कि 80 शब्द ही होगा उत्तर, 80 शब्द में ही लिखेंगे। 80 से कम में भी आप अपना उत्तर पूर्ण रूप से लिख सकते हैं, मतलब परफेक्ट उत्तर लिख सकते हैं। अब तो उसके लिए आपको करना क्या है, सत्ता के क्षैतिज वितरण का अर्थ पहले लिखेंगे। सत्ता के क्षैतिज वितरण का अर्थ इसका अर्थ होता है कि किसी भी देश के संविधान में जो शक्तियां होती हैं उनका विभाजन होता है। जैसे सरकार चलाने के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का होना अति आवश्यक है। उस देश के संविधान द्वारा समान रूप से कुछ अधिकार कार्यपालिका को, कुछ अधिकार विधायिका को और कुछ अधिकार अर्थात न्यायपालिका को मिले होते हैं। कार्यपालिका या शुरू करें इस प्रकार से कि विधायिका या विधायिका से शुरू न करके जब शासन के विभिन्न शासन के विभिन्न अंग या विभिन्न अंगों जैसे विधायिका जिसे संसद कहते हैं, संसद, विधायिका, कार्यपालिका
कार्यपालिका, जिसे सरकार भी कहते हैं, सरकार, और न्यायपालिका, और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन, शक्तियों अर्थात तो शक्ति कौन सा है? संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार की व्यवस्था को सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। जब शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, संसद, कार्यपालिका, सरकार और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का संवैधानिक अधिकार की जो व्यवस्था होती है उसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। अब अगला है कि भारत के संदर्भ में उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो अब देख लीजिए, आपसे पूछा गया है केवल कि सत्ता के क्षैतिज वितरण का अर्थ बताइए, तो आपका मुश्किल से 15 से 20 शब्दों में आपने अर्थ बता दिया। उसके बाद से उदाहरण यह देना है कि जो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, वो भारत में कैसे जो है कि शक्ति प्राप्त करते हैं या क्षैतिज वितरण उनमें कैसे है। तो लिखिए, भारत के संदर्भ में भारतीय संविधान भारत के संदर्भ में भारतीय संविधान यहाँ की विधायिका को कानून बनाने का अधिकार तो कार्यपालिका को विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का पालन करने तथा करवाने का अधिकार और न्यायपालिका को इस कानून का संरक्षक
संरक्षक तथा न्याय करने की व्यवस्था की गई है इससे यही पता चलता है कि भारत में पूरी तरह से इससे यही पता चलता है कि भारत में सत्ता का क्षैतिज वितरण का अच्छा उदाहरण है। अब देख लीजिए, 80 शब्द नहीं, मुझे लगता है कि 50 शब्द में आप यह पूरा उत्तर या अर्थात परफेक्ट उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया सत्ता के क्षैतिज वितरण का अर्थ और भारत के संदर्भ में उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो अर्थ हो गया 15 से 20 शब्द में, और लगभग 25 शब्दों में भारत के संदर्भ में आपने उदाहरण भी बता दिया कि यहाँ जो विधायिका है उसे कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, कार्यपालिका को विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का पालन करने और करवाने का अधिकार प्राप्त है, तथा न्यायपालिका को इस कानून का संरक्षक तथा न्याय करने की व्यवस्था की गई है। इससे यही पता चलता है कि भारत में सत्ता का क्षैतिज वितरण का अच्छा उदाहरण है। अब हम दूसरे क्वेश्चन का अथवा भूक्षरण रोकने के कोई 3 उपाय बताइए। भूक्षरण रोकने के कोई दूसरा का अथवा है भूक्षरण रोकने के उपाय बताइए। भूक्षरण रोकने के उपाय या तरीका बताइए। इसका
इसका उत्तर 80 शब्द में आपको देना है। 80 कहने का मतलब कि 80 से कम 50 शब्द भी हो सकता है, 60 शब्द भी हो सकता है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले भूक्षरण का अर्थ लिखना है। तो भूक्षरण का अर्थ, भूक्षरण का अर्थ, भूक्षरण का अर्थ होता है मिट्टी के कटाव या बहाव को भूक्षरण कहते हैं। भूक्षरण कहते हैं। भूक्षरण के 3 साधन हैं, या यह कहें कि भूक्षरण तीन साधनों से होता है। पहला वायु द्वारा, दूसरा जल द्वारा और तीसरा हिमानियों या जिसे आप बर्फ कहते हैं, बर्फ द्वारा। अब यह तो भूक्षरण का अर्थ हो गया। अब भूक्षरण न हो, मिट्टी न कटे, इसके लिए कौन से तरीके हैं, क्या किया जाए कि मिट्टी न कटे? तो तरीका या उपाय। पहला उपाय है अधिकाधिक वृक्षारोपण किया जाए। वृक्षारोपण किया जाए। दूसरा है खेतों की मेड़बंदी की जाए। खेतों की मेड़बंदी की जाए। तीसरा है पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती की जाए। सीढ़ीदार खेती की जाए। इसे सोपानी खेती भी कहते हैं। सोपानी खेती भी की जाए। चौथा है अति सिंचाई न की जाए। अति सिंचाई न की जाए। पांचवा है बाढ़ के पानी को बांध
बनाकर रोका जाए। और छठवां है पशुचारण न किया जाए। पशुचारण कम से कम किया जाए या न किया जाए, कम से कम किया जाए। तो भूक्षरण रोकने के ये 6 उपाय हैं जो व्यवहारिक जीवन में किसान हो, काश्तकार हो, कोई भी अपनाता है। और हम लोग किसान परिवार से आते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को देखते रहते हैं। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन से भी इसका उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन भूक्षरण का अर्थ जरूर लिखिए। ये भी अर्थ बहुत आसान है। मिट्टी के कटाव या बहाव को भूक्षरण कहते हैं। यह 3 साधनों से होता है, हवा द्वारा, जल द्वारा और हिमानियों द्वारा। थैंक यू। अब हम इसके जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन है उसे हम अगले वीडियो में जल्दी से जल्दी कम समय में आपके पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जब इसे अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक या सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे फीडबैक मिल सके। और हमें कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद।